हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए.के. सिंह की वाटिका में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आदित्य पब्लिकेशन के पहले अभ्यास के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे, जिसका नाम है वर्णमाला। तो दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने का मतलब ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने इस अभ्यास को अच्छे तरीके से पढ़ रखा है पहले से ही। तो अब प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि इसमें जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं हम लोग सभी को सॉल्व करते हैं, और जिस प्रश्न में एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी हम लोग उसको एक्सप्लेन भी करते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखते हैं, पहला प्रश्न बोल रहा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। माला से हो गया क्या, व्यवस्थित समूह, और वर्ण का मतलब वर्णों का व्यवस्थित समूह। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हमें बताना है। तो वर्ण होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई, और ध्वनि भी होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर मौखिक भाषा बोला जाए तो ध्वनि सबसे छोटी इकाई होगी, और अगर लिखित भाषा बोला जाए तो वर्ण सबसे छोटी इकाई होगी। लेकिन यहाँ पे ना तो लिखित भाषा बोला गया है और ना ही मौखिक भाषा बोला गया है, और यहाँ पे ध्वनि ऑप्शन में भी नहीं है, तो वर्ण इसका राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, बोल रहे हैं हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं। तो 52 वर्ण होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए व्यंजन कितने होते हैं, इसमें ये भी पूछ सकता है कि व्यंजन कितने होते हैं। तो व्यंजन होते हैं 33। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण की बात कर रहा है तो 52 हो गए। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। देखिए यहाँ पे आ गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। इसमें भी वर्ण, अगर मौखिक भाषा बोला होता कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हम लोग ध्वनि को टिक करते हैं। देखिए पांचवा कह रहा है कि स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। तो अक्षर बोलते हैं। स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को हम लोग अक्षर बोलेंगे। तो देखिए, जितने भी वर्ण होते हैं, वर्ण में अगर हम लोग कोई स्वर ऐड कर देते हैं तो वो अक्षर बन जाता है। या फिर वर्ण का मतलब क्या, स्वर रहित। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर जैसे कोई स्वर रहित व्यंजन है, अगर उसमें हम लोग स्वर को ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा क्या, अक्षर। आइए आगे बढ़ते हैं। तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षर हो गया है। अब छठवां प्रश्न देखते हैं, करा हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं। तो 11 स्वर होते हैं। देखिए स्वर तो वैसे 13 होते हैं, लेकिन अन और आहा को हम लोग हटा देते हैं तो 11 स्वर हो जाते हैं। तो हिंदी भाषा में स्वर कितने, 11। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कह रहा है कि हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन 33 होते हैं। तो 33 पे हम लोग टिक करेंगे। अगर बोलता कितने वर्ण होते हैं तो 52 वर्ण होते हैं। प्रश्न नंबर 3 आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं, करा एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं अक्षर। देखिए एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं, अक्षर। आठवां, अब 9वें प्रश्न पे चलते हैं। 9वां प्रश्न बोल रहा है कि हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो 33 होती है, अभी पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा था। 10वां कह रहा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे कहते हैं क्या, स्वर कहते हैं। यानी कि जिसका उच्चारण हम लोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं उसे हम लोग स्वर बोलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आदित्य पब्लिकेशन के पहले अभ्यास के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर रहे हैं, जो कि सभी ऐसे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनमें हिंदी पूछा जाता है, जैसे वीडियो हो गया, और यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी वैकेंसी आते हैं, टेट हो गया, और जो है कि टीजीटी हो गया, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो 11वां प्रश्न देखते हैं, हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 12 करें, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो ये होती है 25। क से लेकर के मा तक कितने वर्ण होते हैं, 25। देखिए भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहा जाता है। देखिए भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है, वर्ण,
लेकिन यहाँ पे कह दिया गया है कि सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है। सार्थक लघुत्तम इकाई का मतलब जिसका कोई मतलब हो। अब वर्ड का मतलब क्या, अ लिख दिए ऐसे तो इसका कोई मतलब थोड़ी ना है, क लिख दिए ऐसे इसका कोई मतलब थोड़ी ना है। तो सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है, शब्द। तो हम लोग शब्द पे टिक करेंगे, अगर यहाँ पे सार्थक ना होता तब वर्ड पे टिक करते। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। थोड़ा सा स्पीड अब हम लोग बढ़ाएंगे। देखिए हिंदी भाषा में कुल व्यंजन होते हैं 33, हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जहाँ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी वहाँ करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। देखिए शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण। शब्द से छोटा क्या होगा, वर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है निम्न में दीर्घ स्वर है, हमें बताना है दीर्घ स्वर कौन सा है। तो देखिए दीर्घ स्वर क्या क्या होता है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो यहाँ पे बड़ी ई क्या हो जाएगी, दीर्घ स्वर। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो देखिए दीर्घ स्वर क्या होते हैं, ये बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और उसके बाद ए ऐ ओ औ। ये इतने दीर्घ स्वर होते हैं, लेकिन इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ ये तीनों होते हैं मूल दीर्घ स्वर। तो आइए देखते हैं, इसमें बड़ी ई दिख रही है और क्या यहाँ पे बड़ा, अच्छा इसमें प्रश्न में बोला है कौन सा नहीं है, तो बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ओ नहीं है। ओ दीर्घ स्वर है लेकिन मूल दीर्घ स्वर नहीं है, क्योंकि मूल दीर्घ स्वर में सिर्फ 3 आते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो 19 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो ये होती है 4। कौन कौन से, ये छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ह्रस्व स्वर का मतलब क्या, लघु स्वर, छोटा स्वर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अच्छा ये, हाँ 20 तक हो गया, 21 देखते हैं। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है, हमें बताना है दीर्घ स्वर कौन सा है। तो देखिए बड़ा आ यहाँ ऑप्शन में है और ओ है और ए है, ए है। तो देखिए दीर्घ स्वर सभी होते हैं, हम लोगों ने देखा है कि ये बड़ा आ से लेकर के हम लोग औ तक ये सभी दीर्घ स्वर हैं। लेकिन जब यहाँ ऑप्शन में सभी आ गए हैं तो हम लोग मूल दीर्घ स्वर को कंसेप्ट में लेके चलेंगे। तो यहाँ पे मूल दीर्घ स्वर क्या होता है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो यहाँ पे बड़ा आ इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो ये होता है प्लुत। सबसे कम हमें समय लगता है ह्रस्व स्वर में, उससे दुगना समय लगता है हमें दीर्घ स्वर में, और प्लुत स्वर में हमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर क्या होता है, जैसे ओम, हम लोग जिनको देर तक खींचते हुए रहते हैं ओम बोलते हैं, ये सभी क्या है, प्लुत स्वर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए आ भी गया ओम। प्लुत स्वर कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे ओम लिखा है, यहाँ पे ओम लिखा है, यहाँ ओम, यहाँ पे ओम लिखा है। तो इसको हम लोग देर तक पढ़ेंगे तो ये वाला राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहे हैं हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए जीभ का उच्चारण हम लोग अग्रभाग से, मध्य भाग से और पश्च भाग से करते हैं, इसमें विवृत स्वर नहीं है। तो इसका डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे मध्य स्वर कहते हैं, हमें बताना है मध्य स्वर। यानी यहाँ पे जीभ के आधार पे बात हो रही है, तो मध्य से हम लोग ये अ को बोलते हैं। ये जो छोटा वाला अ है इसको हम लोग मध्य से बोलते हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कहाँ गया, ये वाला अ को, ये हो गया। अब देखिए अग्रभाग से हम लोग क्या क्या बोलते हैं, ई ए, और ये पश्च भाग से हम लोग क्या बोलते हैं, आ, बड़ा वाला आ, उ ओ ये हम लोग पश्च भाग से बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मध्य स्वर हो गए। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। बोल रहा है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है।
पश्च विवृत, अग्र संवृत और अग्र विवृत और पश्च संवृत। देखिए ऊ का उच्चारण हम लोग जीभ के पीछे वाले भाग से करते हैं, तो इसलिए ये हो गया पश्च। अब पश्च में दो है, विवृत और संवृत, तो ऊ जो आता है वो संवृत में आता है। तो संवृत, संवृत क्या होता है कि जिसमें मुख बहुत कम खुलता है, तो ऊ को बोलने में मुंह बहुत कम खुलता है, तो ये संवृत हो गया और पश्च हो गया, तो पश्च संवृत हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है। संवृत क्या, जिसमें मुख बहुत कम खुलता है, तो ई ऊ री, इसमें से जो होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें ई है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 तक हो गया है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है अर्ध विवृत स्वर है। अर्ध विवृत, अर्ध विवृत क्या होता है, जिसमें मुख आधा खुलता है। विवृत मतलब क्या, मुख पूरा खुलता है, इसमें बड़ा वाला आ आता है, लेकिन अर्धवृत में मुख आधा खुलता है, तो इसमें छोटा वाला आ और ए और औ आता है। तो यहाँ पे क्या है, ऐ और औ आता है, तो ऐ यहाँ पे मौजूद है, तो ऐ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देखते हैं, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं, अच्छा ये स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, मतलब ये बोल रहा है इसमें कि कौन सा स्वर ध्वनि का प्रकार है। तो हम लोग जानते हैं स्वर ध्वनि कौन कौन सा होता है, दीर्घ स्वर होता है, ह्रस्व स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है, ये तीनों होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों। 30 वाला देखते हैं, हिंदी में अग्र, आवृत्ताकार और संवृत्त स्वर है। तो अब देखिए जो तीनों को फॉलो करता होगा, यानी जो अग्र होगा यानी जीभ के आगे के भाग से बोला जाएगा, आवृत्ताकार होगा और संवृत्त होगा, वही जो है कि ध्वनि यहाँ पे सटीक रहेगी। तो देखिए अग्र से हम लोग क्या क्या बोलते हैं, पहले ये देख लेते हैं। जीभ का आगे वाला भाग, ई ए ऐ। अब देखिए ई हो गया और ए और ऐ हो गया, ये जीभ के अग्रभाग से बोला जाता है। वृत्ताकार और अवृत्ताकार की बात करें तो वृत्ताकार में आता है ऊ ओ औ, ठीक है, ऊ ओ औ। अवृत्ताकार में क्या आ जाएगा, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई और ए ऐ और री, तो इसमें सब मौजूद है। अब संवृत्त में हम लोग देख लेते हैं, तो संवृत्त में हमारा क्या आता है, ई ऊ री, क्या आएगा, ई ऊ री। तो इसमें देखिए ई वाला जो ऑप्शन है ये ई मौजूद है। ई क्या है, अग्र से भी बोला जाता है, अवृत्ताकार में भी आता है और ये संवृत्त में भी आता है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 31 नंबर देखते हैं, ये बोल रहा है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। तो देखिए या तो मात्रा कह लीजिए या तो समय कह लीजिए, दोनों का मतलब एक ही जाएगा। कैसे, अगर देखिए अगर मात्रा बड़ी होगी तो समय ज़्यादा लगेगा, मात्रा छोटी होगी तो समय कम लगेगा, तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक टाइप के हैं, तो चाहे समय के हिसाब से कह लीजिए या मात्रा, दोनों का मतलब सेम है। अब देखिए मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, तो इसको समरूप कहते हैं, ग्रेफीन। क्वेश्चन नंबर 33, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं, मतलब ओ औ कहाँ से बोले जाते हैं, हमें बताना है ओ और औ का उच्चारण कैसे होता है। तो देखिए ओ हो गया और औ हो गया, हम लोग देखेंगे ये किससे मिलकर के बने हुए हैं। तो जब देखेंगे ओ की बात करें तो ये आ से मिल के बना हुआ होता है और ऊ से मिल के बना होता है, तो ऊ का उच्चारण हम लोग किससे करते हैं, ओष्ठ से, और आ का कंठ से, तो ये कंठोष्ठ हो जाएगा, तो कंठोष्ठ इसका सही उत्तर हो जाएगा। और औ की बात करें तो ये आ से मिल के बना हुआ होता है और ओ से मिल के बना होता है, तो ओ का उच्चारण हम लोग कंठोष्ठ से करते हैं और आ का कंठ से, तो ये भी कंठोष्ठ ही होगा, तो कंठोष्ठ इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं, स्वर किसका भेद है, हमें बताना है कि स्वर किसका भेद है, संधि का, वर्ण का, समास का, लिंग का। तो स्वर वर्ण का भेद है, हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे हैं, वर्ण का भेद है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, हमें बताना है कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर क्या होते हैं,
जो दो असमान स्वरों से मिलकर बने होते हैं वो संयुक्त स्वर होते हैं। जैसे ए हो गया, अ और ई से मिलकर बना है। ए हो गया, ये भी किससे मिलकर बना है, अ से और ए से मिलकर बना है। ओ हो गया, ये अ से और ऊ से मिलकर बना है। लेकिन ये जो हमारा ऊ है, ये छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिल करके बड़ा ऊ बना लेता है, तो इसमें सेम है, तो ये संयुक्त नहीं होगा। तो इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, मतलब कंठ से बोला जाए और तालव्य से बोला जाए तो ए होगा। कैसे ए होगा देखते हैं। ए किससे मिलके बना हुआ है, अ से मिलके बना हुआ है और छोटी ई से मिलके बना हुआ है, तो ए क्या हो गया कंठ, और ई किससे बोला जाता है, तालु से, तो कंठ तालु हो गया। तो कंठ तालव्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है, तो अनुनासिकता हमें बताना है। जैसे ये संभव, संभावना और संभालना, संभावित। देखिए संभव, संभावना और संभावित, हमें अनुनासिक का मतलब क्या, हमें जिसमें नाक के बल से हमें बोलना पड़े। तो देखिए जैसे संभालना, इसमें नाक पे जोर देना पड़ रहा है हमें, और संभव कोई जोर नहीं, संभावना कोई जोर नहीं, संभावित कोई जोर नहीं, संभालना इसमें नाक पे जोर पड़ रहा है, तो संभालना इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 37 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38, ये क्या हो गया इसमें, हाँ चलिए। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि कौन से शब्द में अनुनासिकता है, हमें मतलब कि नाक से बोलना पड़ेगा। तो जिसमें चंद बिंदी होती है वो नाक से बोला जाता है, तो कटीला, इसमें कटीला, देखिए कटीला, तो ये नाक से बोलना पड़ रहा है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, कंठ और तालु ई का होता है, आप लोग देखे देखे ही होंगे, लेकिन इसमें ए मतलब ई का तालु से होता है और आ का कंठ से होता है। तो देखिए ए जो है, ए जो है ये किससे मिलके बना हुआ है, आ से और ए से मिलके बना है। अब ए किससे मिलके बना है, आ से मिलके बना है और ई से मिलके बना है ना, तो ई हो गया तालु और आ हो गया कंठ, तो ये क्या हो जाएगा, कंठ तालु हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कह रहा है ए के उच्चारण स्थान का हमें नाम बताना है। तो ए का उच्चारण स्थान अभी हम लोगों ने देखा है, तो क्या हो जाएगा, इसका कंठ तालव्य हो जाएगा। स्वर ए ऐ, ए ऐ का उच्चारण स्थान यही कंठ तालव्य। सब सेम क्वेश्चन है। 42 देखते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रा के आधार पे हमें बताना है, 2 प्रकार के होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं, इसको हमें बताना है। तो मात्रा के आधार पर देखिए, समय कहिए या मात्रा कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो मात्रा के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ स्वर और दूसरा लघु स्वर या फिर ह्रस्व स्वर बोलते हैं हम लोग इसको। अब देखिए, तो इसमें 2 इसका सही उत्तर होना चाहिए, लेकिन इसमें 3 दे रहा है। तो एक प्लुत स्वर होता है, तो प्लुत स्वर हम लोग संस्कृत में यूज करते हैं, हिंदी में यूज नहीं करते हैं। तो अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में 2 ही होगा, और संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 3 होगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 को ही टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। कह रहे वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है, ये सभी क्या है, स्वर हैं। जिनकी ध्वनि 44, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, निरानुनासिक। और जिनका मुख और नाक से भी निकलता है उनको अनुनासिक बोलते हैं। कंठ तालव्य कौन सा है, जो कंठ और ताल दोनों से निकले, तो ए है। 45 नंबर हो गया। अब 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालव्य। सेम क्वेश्चन वही आ रहे हैं, ठीक ना, तो हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे। 46। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। देखिए 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है जो कंठ से निकले, तो का खा ये कंठ से, का खा गा घा अंगा ये कंठ से निकलते हैं, और अंगा को हम लोग नासिकी भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनियाँ क्या है, तो इसमें ह, ह ये भी ह किससे निकलती है, कंठ से। अक्कू ह,
विसर्जनीय नाम, यानी अ और क वर्ग और ह और विसर्ग, ये किससे निकलते हैं? कंठ से निकलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपने पढ़ा भी होगा। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि आपने पूरा सब इसका कंसेप्ट पढ़ रखा है, मतलब इस पाठ में जितना है आपने सब कुछ पढ़ा है। अब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनियाँ है, ये तो हो गया। 49 देखते हैं, करेक्ट खा का उच्चारण, घ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, का खा गा घ। निम्नलिखित में से कंठ वर्ण है, तो अ, ह और विसर्ग। अभी बताया हमने कि अकुह विसर्जनीय नाम। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? हमें ये बताना है कंठ वर्ण कौन सा है। तो अ देखिए, जितने ये अ और आ और ये अ और ये चंद बिंदी वाला, ये सब किस में आते हैं? कंठ में आते हैं। अकुह विसर्जनीय नाम अ, इसमें कंठ आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52, कर स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो स का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। क्या है? तालु। कैसे हो जाएगा? देखिए, इचु यसा नाम, इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु का मतलब क्या हो गया? ई वाला, मतलब ई छोटी ई या बड़ी ई, चा वर्ग और या और ये वाला सा, ये सब किस में आएंगे? ये सब आएंगे तालु में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, उच्चारण स्थान के आधार पर इया कौन सा व्यंजन है? तो देखिए, चा छ जा झा इया, तो ये चा वर्ग में आता है, तो तालव्य है। हिंदी की स ध्वनि क्या है? अभी हम लोगों ने देखा तालव्य। चा छ जा झा इया, ये क्या है? तालव्य है, तालु से बोले जाते हैं। 55 नंबर भी हो गया। 56 देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? चा छ जा झा इया, तो ये छा आ रहा है, ये इसका राइट आंसर हो गया। 56 तक हो गया। 57 देखते हैं, ई चा छ जा झा इया किससे बोले जाते हैं? तालव्य से बोले जाते हैं। तालव्य का मतलब क्या है कि ये जीभ से बोले जाते हैं। ई चा छ जा झा इया। और कंठ का मतलब क्या है कि कंठ से बोले जाते हैं, यानी गले से बोले जाते हैं। मूर्धन्य, मूर्धन्य से मतलब क्या है कि हमें जीभ को मोड़ करके बोलना पड़ता है, जैसे टा ठा डा ढा। ओष्ठ का मतलब क्या है? ओष्ठ से बोलना पड़ता है, जैसे पा फा बा भा मा, ये चीज़ है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कह किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो चा छा जा झा या, तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा। या का उच्चारण स्थान हमें बताना है, तो इसका भी क्या होगा? तालु। हमने बताया ना, इचु यसा नाम तालु, तो यह आ रहा है, तो ये भी किस में आएगा? तालु में। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है कि सा का उच्चारण स्थान तालु देख चुके हैं। 61, तालु कौन सा है? तो ये सा, ये तालु से बोला जाता है। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो तालव्य में आती हैं, यानी कि जीभ से बोलना पड़ता है। अब ये देखिए ड आया है, ट ठ ड, ड का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य से, यानी जीभ को मोड़ करके तब बोलना पड़ता है। अब देखिए यहाँ से मूर्धन्य के क्वेश्चन भी थोड़े बहुत स्टार्ट हो गए। तो मूर्धन्य ध्वनियाँ क्या है? टा ठा डा ढा, ये हैं। निम्नलिखित उच्चारण, अच्छा, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, यानी ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बोलते हैं दंते, यानी ऊपरी दांत के अंदर साइड से जीभ लगा के बोलना पड़े, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दंत। 65 क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं 66 पे। तो क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से दंत ध्वनियाँ क्या है? तो देखिए, दंत वाला किस में आता है? ये हो गया त थ द ध न, ये सब किस में आते हैं? दंत। मतलब इसमें जीभ को दांत के आंतरिक, ऊपरी वाले दांत के आंतरिक भाग पे टच करके तब बोलना पड़ता है। 67 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? यानी किसको जीभ को मोड़ करके नहीं बोलना पड़ेगा? तो ये ट ठ ड ये है। और ये देखिए, ये वाला, ये डा में जब नीचे बिंदी लगा देते हैं तो ये उच्छिप्त व्यंजन हो गया। ये ड और ढा में, इसमें
नीचे जब बिंदी लगा देते हैं तो इसको हम लोग उच्छिष्ट व्यंजन बोलते हैं, तो ये मूर्धन्य में नहीं आता। आगे बढ़ते हैं, इस पे आपको विशेष फोकस करना है कि ये मूर्धन्य में नहीं आते हैं। लेकिन अगर यहीं पे देखिए ढ से ढक्कन, ढक्कन वाला ढ यहाँ पे है तो ये मूर्धन्य में आएगा, लेकिन इसके नीचे बिंदी लगा देंगे तो ये मूर्धन्य में नहीं आएगा, ये फिर क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट व्यंजन हो जाएगा। अब देखिए 68 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है, हमें बताना है ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है, तो ये मूर्धन्य हो जाएगा। ट किसका उच्चारण है, मूर्धा का, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 70, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं यार। तो 70, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, तो हमें बताना है स दंत से बोला जाता है, स तालव्य से बोला जाता है, या स मूर्धा से बोला जाता है, ये गलत, ये गलत, और ये स तालव्य ये भी गलत, ये स दंत से बोला जाता है, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71, थ किस वर्ण का व्यंजन है, हमें थ बताना, ता था दा ध न, तो ये किससे बोले जा रहे हैं, दंत से, यानी कि दांत के ऊपरी भाग में जीभ लगा करके। निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है, ता था दादा जितने भी होते हैं ये दंत होते हैं, तो इसका 72 का सी हो जाएगा। 73, द, फिर दा आ गया तो ये दंत से होगा। 74, ता था दादा ये दंत से होगा। ता का उच्चारण स्थान क्या होगा, इसमें देखिए ता का उच्चारण स्थान ये भी दंत होगा। ठीक है, 75 क्वेश्चन हो गए। 76 पे चलते हैं। देखिए निम्न में से दंत क्या है, ता था हमें दंत बताना है। देखिए अब यहाँ पे ल होता है लृतु, 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 और उसके बाद होता है लसानाम। ठीक, लृतु लसानाम, तो ये ल वाले सब किस में आते हैं, दंत में। त थ द ध न और लृ और ल ये सब किस में आएंगे, दंत में आएंगे। ठीक है, 77 देखते हैं, हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि क्या है, ओष्ठ जिनमें ओठ से बोलना पड़े, प फ ब भ म, तो इसमें भा आया है तो भा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में ओष्ठ व्यंजन नहीं है, किसको ओठ से नहीं बोलना पड़ता है। देखिए प फ ब भ म, चा को नहीं बोलना पड़ता है, तो चा इसका सही हो जाएगा उत्तर। हिंदी की ब ध्वनि है, हमें ब बताना है, तो ब को हम लोग किसे, प फ ब, तो ओष्ठ से बोलते हैं, ओष्ठ हो गया। अंतस्थ वर्ण है या र ल व, ठीक, व ये हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन है या र व, ये वाला सही हो जाएगा। तो या र ल व इसको कैसे याद रखेंगे, यार लव का अंत हो गया, क्या यार, यार लव का अंत हो गया, या र ल व, अंत हो गया से क्या, अंतस्थ। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 81 तक। अब 82 पे चलते हैं। अर्धस्वर क्या होता है, या और वा को हम लोग अर्धस्वर बोलते हैं। 83 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, क से लेकर के मा तक स्पर्श व्यंजन होता है। तो देखिए इसमें क से लेकर के मा के अलावा क्या आया है, इसमें या आया है, ये अंतस्थ है, स्पर्श नहीं है। 84 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। तो देखिए या र ल व ये अंतस्थ है, ब नहीं है, तो ब इसका सही उत्तर हो जाएगा। 85 कह रहा है कि निम्न में अर्धस्वर क्या है, य और व आता है, तो यह इसमें दिया है, तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। 85। अब 86 नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। सही कथन हमें चुनना है इसमें। या और व ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं, बिल्कुल सही है। बी देखते हैं, व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, गलत। बिना स्वर की सहायता से कभी नहीं हो सकता व्यंजन का उच्चारण। अवधेश का विग्रह अवधनधेश होगा, ये भी गलत है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है, ये भी गलत है। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है, और वर्ण कितने हैं, 52 है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ, या र ला, ये वाला हो गया। प फ ब भ म व्यंजन क्या है, ओष्ठ से बोले जाते हैं, ओष्ठ हो गया।
निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है जो ओठ से बोला जाता है? तो ऊ को भी हम लोग किससे बोलते हैं? ओष्ठ से। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये सब ओष्ठ से बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? यार लव, यार लव का अंत हो गया, यही वाला ऑप्शन सही। 91, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? यार लव, व दिया है तो ये सही हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? यार ल, तो यह इसमें है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये अंतस्थ व्यंजन है। कैसे याद रखेंगे? यार, यार लव का अंत हो गया तो अंतस्थ हो गया। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन क्या होता है? जब उनको हम लोग बोलते हैं तो मुंह से हवा निकलती है, तो स ह, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं और 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन यार अलावा, ऊष्म व्यंजन स यानी तीनों स और ह। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, उच्चारण की दृष्टि से सा क्या है? ये ऊष्म है। ऊष्म व्यंजन क्या है? ये अच्छा, ऊष्म कौन सा नहीं है? ये भी है, ये भी है, ये भी है, ल नहीं है। स किसके अंतर्गत आते हैं? ऊष्म के। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? स, ये वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक ही टाइप के कई क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। अब देखिए ऊष्म वर्ण क्या है? स, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन नहीं है, ग, इसमें ऊष्म व्यंजन नहीं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? तो म। क्या बोल रहा है? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? अच्छा, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ह। देखिए ह, इनको बोलते समय मुंह से हवा निकलता है तो इसलिए इनको ऊष्म बोलते हैं। तो 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ह। स्र एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन 2 वर्णों से सम्मिलित है? अच्छा, स्र, ये देखिए, तो ये जो स्र है, ये स, आधा सा और ये र से मिलकर के बना होता है, इसलिए इसको हम लोग स्र बोलते हैं। ज्ञा किससे मिलकर बना होता है? ज्या प्लस ये ज्या और ये इया, इससे मिलकर के बना होता है। अब छ किससे मिलकर बना होता है? तो क से मिलके बना होता है और इस वाले स से मिलके बना होता है। त्र किससे मिलके बना होता है? तो ये त्र, त से, ये हलंत लगा रहेगा सब में, त से और र से, त्र हो गया। तो 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, तो चारों हम लोगों ने देख लिया। तो इसमें देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 104, छ, अभी हमने बताया है कि क और छ से मिल के बना हुआ होता है, तो इसका ए वाला सही हो जाएगा। 104। अब आइए क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। फिर से इधर बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ये भी संयुक्त है, ये भी संयुक्त है, ये भी है, या नहीं है? तो ए, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, ये वाला संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्या बना है? जा और इया से मिलकर बना है, अभी हमने बताया था। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। कह रहा है कि 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन इसमें व्यंजन अलग अलग होते हैं, दोनों व्यंजन सेम नहीं होते हैं, व्यंजन अलग अलग होते हैं। अब आइए देखें 109। 109 में क्या है? व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन नहीं है, अच्छा नहीं बताना है। तो इसमें ये स देखिए, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी ये तीनों संयुक्त व्यंजन है। त्र, त और किससे मिलके बना है? ये त और र से। तो पहला वाला हलंत के साथ रहता है और दूसरा वाला ऐसे ही रहता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 111 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक अल्प प्राण है? तो देखिए, अल्प प्राण को हम लोग कैसे याद रखते हैं? छोटे हो ज़्यादा, 13 5 ना करो वरना स्वर और या र ल व निकाल दूंगा, ये चीज़ है। तो अल्प प्राण क्या होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा।
तो पहले में क्या आता है, का आएगा, ठीक, खा नहीं आएगा, गा आएगा, घा नहीं आएगा, अंगा आएगा। तो ये चीज़ है। तो इसमें खा आया है तो खा अल्प प्राण नहीं होगा। चा, चा देखिए पहले में आता है तो चा इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, तो हम लोग 1 3 5 वाला देखेंगे तो खा वाला नहीं होगा। का, ख, ग, घ, घ 4 में आता है, ये भी नहीं होगा। ग तीसरे में आता है, देखिए का, खा, ग तीसरे में आता है तो ग वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। हमें बताना है कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, यानी हमें बताना है कि कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। तो देखिए 1 3 5 वाला होता है तो ख 2 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है। चा, छा, जा, झा ये भी 4 नंबर पे है। तो जा वाला जो है इसमें ये पहले नंबर पे है, तो इसलिए ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 115 पे चलते हैं। करें निम्न में से महाप्राण हमें बताना है, तो 2 वाला और 4 वाला, सॉरी 2 वाला 4 वाला नहीं, अच्छा महाप्राण पूछ रहा है ना। हाँ, अल्प प्राण क्या होता है, 1 3 5 हो गया, तो जो बच गया वो महाप्राण हो गया, तो 2 वाला बच गया 4 वाला, तो ये 2 और 4 महाप्राण होता है। और इसके साथ में स और ये स, ये तीनों स। तो देखिए महाप्राण हमें बताना है, त ये पहला है नहीं होगा, त थ द ये तीसरा है नहीं होगा, म पांचवा है नहीं होगा, प फ ब भ चौथा है, ये हो जाएगा। तो सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। महाप्राण यानी 2 वाला होना चाहिए, 4 वाला होना चाहिए। तो ख दूसरा है, चा, छ, ज, झ ये चौथा है, टा, ठ ये दूसरा है, तो सही ए वाला ही सही हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है। तो का ये पहला है, ये नहीं होगा। क, ख, ग ये तीसरा है, नहीं होगा। टा, ठ ये वाला हो जाएगा, ये पांचवा है, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण होता है। और क्या होता है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है, हमें बताना है महाप्राण। तो ये दूसरा से संबंधित है और चौथा से, दूसरा चौथा ये हो गया। हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते क्या हैं, महाप्राण होते हैं, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है, हमें ये बताना है। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, ये भी सही है। और 2 महाप्राण, कौन सा कथन अशुद्ध है, हमको ये बताना है। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये गलत है, एक साथ नहीं हो सकता है। विसर्ग कंठवर्ण है, ये भी सही है। 6 संयुक्त, ये भी सही है। तो इसमें बी वाला गलत उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, देखिए 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं किया जा सकता है। जैसे 2 महाप्राण व्यंजन क्या हो गए, दूसरा वाला और चौथा वाला। जैसे का, खा वाला हो गया, और ग, घ, ख और घ का उच्चारण ये कह रहा है कि एक साथ हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है, हमको ये बताना है। सघोष और अघोष की बात कर रहा है इसमें। तो ग क्या है, अघोष है या फिर सघोष है। देखिए सघोष में क्या होता है, 3 4 5, ये किस में आता है, सघोष में। तो देखिए का, ख, ग ये अघोष लिखा है, तो ये सघोष होता है, ये गलत हो गया। फ क्या है, प, फ ये महाप्राण में आएगा, इसमें अल्प प्राण लिखा है, ये गलत। अब ट, ठ दूसरा है, तो दूसरा है तो ये किस में आएगा, अघोष में आएगा, लेकिन इसमें सघोष लिखा है, ये गलत हो जाएगा। अब सी वाला देखिए, इसमें स को कह रहा है ऊष्म, हाँ बिल्कुल, स और ह ऊष्म होता है, तो ये वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण कौन सा होता है, पहला और दूसरा अघोष होता है, और 3 4 5 ये क्या होता है, सघोष होता है। ओके, अब आइए
कह रहा है कि अघोष वर्ण कौन सा है। तो इसमें अ, ये तो स्वर है, ये सघोष में आएगा। ज, चा छा ज, ये तीसरा है, ये सघोष में आएगा। अब ये देखिए इसमें स, ये स स स, ये किस में आएगा? अघोष में आएगा। 1 2 और स स स जो भी होता है वो किस में आता है? अघोष में आता है। तो डी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। 123। अब क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 कर रहा है दोस्तों, हम लोग ये 2022 वाला एडिशन देख रहे हैं, यानी कि 2022 और 2023 दोनों सेम है। आप या तो आपके पास 2022 वाला बुक हो या फिर 2023 वाला बुक हो, तब भी आपको ये सारे क्वेश्चन उसमें देखने को मिल जाएंगे। आप बुक को ओपन कर लीजिए और लेकर के बैठ जाइए और मेरे साथ सॉल्व करिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 124 कर, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है, हमको ये बताना है। तो अघोष क्या होता है? पहला दूसरा अघोष होता है, और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, तीसरा चौथा पांचवा ये क्या होता है? सघोष होता है। और पहला और दूसरा, अच्छा ये क्या हो गया? तीसरा चौथा पांचवा ये होता है सघोष। तो सघोष, तो अघोष क्या हो जाएगा? पहला बच गया और दूसरा बच गया, ये क्या होता है? अघोष। और महाप्राण की बात करें, अल्प प्राण की बात करें तो 1 3 5 ये हो गया। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है 124 नंबर में, हम ये देखते हैं। कह रहा है निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है, हमें अघोष बताना है। यानी कि सघोष में क्या होता है? 3 4 5, तो अघोष में क्या होगा? 1 2। जब 1 और 2 होगा तो इसमें हमें देखना है 1 और प 1 है, तो यही वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए 125, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष हमको बताना है। तो अघोष क्या होता है? पहला दूसरा चा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अघोष है? अघोष का पहला ही वाला आ रहा है, का इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? घोष देखना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा? 3 4 5। कैसे याद रखेंगे हम लोग घोष को? 3 4 5 ये यारों में लग हो रहा है जिसका स्वर गूंज रहा है, ठीक। 3 4 5 और यार लब, 3 4 5 यारों में लब हो रहा है, तो हा भी इसमें आएगा। क्वेश्चन 126 हो गया ना, कौन सा वर्ण अघोष है, ये हो गया। हमें सघोष बताना है। 127, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है, ये बताना है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? ये घोष बताना है। तो घोष में हम लोग 3 4 5, तो ये ज, क, च और ट है। तो देखिए घोष का मतलब क्या होता है? अभी घोष का मतलब जिसको बोलते समय मुंह से गूंज निकले, गूंज निकले। तो गूंज निकलने का मतलब है, हमने एक ट्रिक बताया है कि 3 4 5 या र ल व, 3 4 5 यारों में लव हो रहा है, हा भी आएगा। जिसका स्वर और जितने स्वर होते हैं सभी घोष में आएंगे। जिसका स्वर गूंज रहा है, गूंज का मतलब क्या? घोष। तो प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। तो देखते हैं। च, ये पहला है तो ये नहीं होगा। चा छा ज, ये ज तीसरा है तो तीसरा हो जाएगा इसमें। क पहला है, नहीं होगा। ट पहला है, नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। करें सघोष वर्ण कौन सा है? तो प, ये पहला है, नहीं होगा। ता था, ये दूसरा है, नहीं होगा। ब तीसरा है, ये हो जाएगा, ये सही उत्तर। अयोगवाह कहा जाता है, किसको कहा जाता है? अयोगवाह हम लोग विसर्ग को बोलते हैं और अनुस्वार को भी बोलते हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? अयोगवाह। क्वेश्चन नंबर 130, अयोगवाह कहा जाता है अनुस्वार और विसर्ग दोनों को। अनुस्वार क्या होता है? अन, और विसर्ग क्या होता है? आहा। दोनों को हम लोग अयोगवाह बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। करें हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं, यानी कि कुल अक्षर कितने हैं? तो 52 अक्षर हैं। और व्यंजन पूछेगा तो कितने? 33। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न ही व्यंजन में की जाती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं?
अयोगवाह, मतलब कि इनका योग, अयोग मतलब योग ना होने पर भी ये साथ रहते हैं, इसलिए इनको हम लोग अयोगवाह बोलते हैं। और इनकी गणना ना तो हम लोग स्वर में करते हैं और ना ही व्यंजन में करते हैं, इसीलिए स्वर जैसे 13 होते हैं तो हम लोग 11 स्वर ही मानते हैं हिंदी भाषा में। इसलिए क्योंकि अन और आहा को हम लोग स्वर में काउंट नहीं करते हैं और इनको हम लोग व्यंजन में भी काउंट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में अन और आहा को क्या बोलते हैं? अयोगवाह। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 134 है, कह रहा है ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं होता है? तो यह है अन और आहा। हिंदी वर्णमाला में अयोग क्या है? अन आहा। वा क्या होता है? देखिए, वा को हम लोग किससे बोलते हैं? हम लोग दंत से भी बोलते हैं और ओष्ठ से भी बोलते हैं। तो दंत ओष्ठ, तो इसका क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण है? यानी कि वो सघोष भी होना चाहिए और महाप्राण भी होना चाहिए। देखिए, सघोष में हम लोग क्या काउंट करते हैं? सघोष 3 4 5, 3 4 5, इसको हम लोग काउंट करते हैं। और महाप्राण में हम लोग क्या काउंट करते हैं? 2 और 4 को, 2 और 4 को महाप्राण। तो 4 इसमें कॉमन है, यानी कि चौथा वाला जो होगा वही महाप्राण होगा। देखिए, का पहला है नहीं होगा, टाठा दूसरा है नहीं होगा, चा छा जा झा, झा वाला है चौथा, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। कामता प्रसाद गुरु जी ने, देखिए कामता प्रसाद जो थे उन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में। तो कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद बताए हैं? तो इन्होंने 2 बताए हैं, स्वर और व्यंजनों के कितने कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने गए हैं? तो ये 2, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। अब आगे बढ़ते हैं। उच्चारण की दृष्टि से व ध्वनि है, व क्या है? दांत और ओष्ठ से बोला जाता है, तो दंतोष्ठ हो जाएगा। कौन सी ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती? तो देखिए, चा छा जा झा, इनको हम लोग ये स्पर्श हैं और इनको बोलने में हमें संघर्ष करना पड़ता है, चा छा जा झा, तो इसको हम लोग संघर्षी भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संघर्षी भी। तो स्पर्श संघर्षी हो जाएगा। ऊष्म संघर्षी किसको हम लोग बोलते हैं? स तीनों स और ह, इसको हम लोग ऊष्म बोलते हैं और इनको भी बोलने में संघर्ष लगता है, तो इनको हम लोग ऊष्म संघर्षी बोलते हैं। तो चा छा जा झा को स्पर्श संघर्षी और सा स सा हा को ऊष्म संघर्षी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित ध्वनियाँ कौन सी दंतोष्ठ है? तो व, दांत और ओष्ठ को मिलाकर के बोली जाती है। देखिए, व तो जीभ का अग्रभाग दांत के ऊपरी दांत के आंतरिक भाग से टच होता है और हमें मुंह को मतलब कि ओठ का भी प्रयोग करना पड़ता है, तो दंतोष्ठ इसको बोलेंगे। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन कौन सा है? तो सबसे पहले हम लोग ओष्ठ देख लेते हैं और ओष्ठ से ही यहाँ पे पता चलेगा। तो देखिए, ओष्ठ क्या होता है? प फ ब भ, तो यहाँ पे ठ है, ये गलत हो जाएगा, हा गलत हो जाएगा, था भी गलत हो जाएगा, प फ ब भ। तो ओष्ठ से ही हम एक ही चीज़ से हम लोग तुरंत इसको कर सकते हैं, तो भ वाला क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। 142 हो गया। 143 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 बोल रहा है कि आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैश्विक क्या है? हमें बताना है कि ब व, इसमें व है, ठीक है, ब नहीं है, ये व है। तो ये क्या है? ये ब ही लिखा गया है, ब लिखा गया, ठीक है। तो ये क्या है? ये दंतोष्ठ है और क्या है? स्पर्श है और अल्प प्राण है। प, एक मिनट, अल्प प्राण में हमारे क्या क्या आते हैं? 1 3 5, तो प फ ब, तो यहाँ पे ब ही लिखा गया है, ठीक है।
थोड़ा सा समझ में कम आ रहा है। और ये घोष भी है और निर्नुनासिक है, अनुनासिक नहीं है। क्या है? निर्नुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? जिनको नाक से बोलना पड़ता है। निर्नुनासिक क्या? जिनको नाक से नहीं केवल मुख से बोलना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 144 पे चलते हैं। आप लोग इसको देख सकते हैं आराम से। अल्प प्राण देख लीजिए, बा आता है कि नहीं, घोष में आता है कि नहीं, और मुख से बोलते हैं तो निरानुनासिक ऐसे ही हो गया, स्पर्श तो है ही है, ये दंतोष्ठ है ही है। ठीक है, 144 पे चलते हैं। तो पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने से कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? तो स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान, ये चीज स्वीकार किए गए हैं। पहले क्या? स्वर, फिर क्या? काल, फिर क्या? स्थान, फिर प्रयत्न, फिर अनुप्रदान। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 45 वाला देखते हैं। निम्नांकित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? जो कि अघोष भी हो और क्या हो? अल्प प्राण हो। तो देखिए अघोष क्या होता है हमारा, सघोष क्या होता है? 3 4 5। तो अघोष क्या हो जाएगा? 1 और 2। और अल्प प्राण क्या होता है? अघोष देखना है, अघोष हो गया हमारा 1 और 2। अल्प प्राण क्या होता है? 3, 1 3 5। कहते हैं ना, छोटे हो ज़्यादा 13 5 ना करो। तो छोटे से क्या? अल्प प्राण। और तो इसमें एक कॉमन है, यानी कि जो पहला होगा वही इन दोनों में राइट आंसर होगा इसका। तो देखिए यह का पहला है और त पहला है, तो इसका डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है, हमको ये बताना है। तो प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? तो इसमें है युग्मक ध्वनि। इसको आप लोग आगे पढ़ेंगे, युग्मक ध्वनि। और ड ढ में जब ये बिंदी लग जाती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उच्छिप्त व्यंजन। तो ये तालव्य ध्वनियाँ हैं, ये गलत है। ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं, ये सही है। क्या? उच्छिप्त, मूर्धन्य उच्छिप्त। देखिए ट ठ ड ढ मूर्धन्य से बोलना पड़ता है और ये उच्छिप्त हैं, तो ये इनको हम लोग मूर्धन्य उच्छिप्त या फिर उच्छिप्त बोलेंगे। बी वाला सही हो जाएगा। 148 देखते हैं। कह रहे हैं हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो या का सूचक नहीं है। तो देखिए ये अड़ा और इया और अंगा, ये सब क्या है? इनको हम लोग नाक से भी बोलते हैं, बाकी या को नहीं बोलते। तो डी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है, हमें बताना है। तो देखिए का जो है ये देखते हैं अल्प प्राण में आता है, बिल्कुल आता है। अघोष है, बिल्कुल अघोष है। और स्पर्शी है, बिल्कुल। कंठ ध्वनि है, बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अघोष में हमारे क्या आते हैं? 1 और 2। तो ये पहला वाला है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 150। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, हमें ये बताना है कि अनुनासिक व्यंजन। तो पंचमा अक्षर जो होता है वो अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? अंगा, इया, अड़ा, न, म, ये सब क्या है? अनुनासिक। जो लास्ट वाले 5वें वाले होते हैं। 151 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है। तो शब्दकोश में सबसे पहले आने वाला शब्द क्या है? वक्त। 152 नंबर। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं? तो किसके अभाव में हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं? वर्णमाला की क्रमबद्धता का अगर हमें ज्ञान नहीं है तो हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। अब जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो 3, अग्र, मध्य और पश्च। तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 देखते हैं। कह रहा है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो देखिए छ वाला किससे मिलकर बना है? जैसे हम लोग कक्षा बोलते हैं तो ये क से और हलंत वाला का और स से मिलकर के बना है, यानी का के बाद हमारा क्या आ जाएगा? छ। तो ये का, ये इसका सही उत्तर। वा का उच्चारण होता है दंतोष्ठ से होता है, तो ये सी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि क्या होती है? तो देखिए हम लोग ल को क्या बोलते हैं? पार्श्विक ध्वनि बोलते हैं। रा को क्या बोलते हैं? लुंठित बोलते हैं या फिर प्रकंपित बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 देखते हैं।
करण निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो चा छा चा वाला वर्ग देख लीजिए, चा छा जा जा आया है तो ये वाला सही हो जाएगा। दंतोष्ठ क्या होता है? व क्या होता है? दंतोष्ठ होता है, यहाँ से ये सही हो गया। 159 वाला देखते हैं, कह रहा कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? देखिए, अभी हमने आपको बताया था युग्मक ध्वनियों के बारे में। तो जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तब हम लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं, ये कि ये कौन सी ध्वनियाँ हैं? युग्मक ध्वनियाँ हैं। जैसे आधा च हो गया, फिर पूरा च हो गया, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए। अगर एक छ आ जाए, एक च आ जाए, तब यहाँ पे ये दोनों व्यंजन अलग अलग हो जाएंगे। उस समय ये क्या हो जाएगा? ये संयुक्त हो जाएगा। 159 हो गया। अब 160 पे चलते हैं। 160 बोल रहा है सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह के हैं? तो देखिए, इसमें या आ गया है, ये अंतस्थ का हो गया गलत। इसमें हा आ गया है, ये भी अंतस्थ का, ये भी गलत। इसमें हा आ गया है, ये भी गलत। ये वाला सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 61 वाला, रा को हम लोग क्या बोलेंगे? रा का विवरण यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए, वर्त से सब में दिया गया है, वर्त तो बोलते ही बोलते हैं। इसको हम लोग लुंठित भी बोलते हैं। और ये क्या है? सघोष है। जब देखिए 3 4 5 या रा ला वा, तो सघोष है। तो सघोष इसमें है, इसमें है, इसमें अघोष है, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। अब देखिए, ये अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण है। अल्प प्राण में क्या होता है कि छोटे हो, ज़्यादा 13 5 ना करो, स्वर या रा ला व, तो ये अल्प प्राण में आ जाएगा। इसमें महाप्राण है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो ये वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। 162 नंबर देखिए, करे स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सा है? तो का वाला का क्या है? कंठ है। ख, ये अच्छा, ये सभी कंठ है, तो यहाँ से नहीं क्लियर हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन सभी हैं, तो इससे भी नहीं क्लियर होगा, इससे भी नहीं क्लियर होगा। अब अघोष और महाप्राण दोनों में जो कॉमन होगा वही होगा। अघोष क्या होता है? देखिए, सघोष होता है हमारा अघोष। अघोष हमारा क्या होता है? 1 और 2। सघोष क्या होता है? 3 4 5। अघोष क्या हो गया? 1 और 2। अब महाप्राण क्या होता है? 2 और 4। अल्प प्राण नहीं, महाप्राण। तो ये दो जो होगा वही इसका सही उत्तर होगा। यानी का खा, खा दूसरे पे आता है, तो ये इसका सही उत्तर हो गया। 163, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? तो 4 अंतस्थ होते हैं और 4 ऊष्ण होते हैं, तो 4 4 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। काकल्य, हा को हम लोग काकल्य भी बोलते हैं, तो ये इसका सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो देखिए, ये हा वाला, इसमें ऊष्म या फिर ऊष्म संघर्षी या स्पर्श संघर्षी नहीं, बस संघर्षी बोला है, तो हा ही इसमें है, यही हो जाएगा। 166 नंबर, इसमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? देखिए, दंतोष्ठ है, मूर्धा है, कंठ है, ग्रीवा नहीं है भैया, तो ये इसका सही है। जिह्वा की नोक जब, देखिए जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से को स्पर्श में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है। देखिए, यहाँ पे स्पर्श आएगी, तो जैसे स्पर्श करेगी तो दंत हो जाएगा, ठीक। लेकिन कह रहा है कि स्पर्श आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्त से। और वर्त का उदाहरण अभी हम लोगों ने देखा, क्या है? र। रा को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्त से भी बोलते हैं। तो ये वायु के प्रवाह को रोकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 168 बोला है कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में बांटा गया है। हिंदी शब्दकोश में ये ये पहले भी आ चुका है। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो देखिए, का का के बाद जैसे हम लोग छ लिखते हैं ना, तो का के बाद छ लिखा जाता है। कक्षा, तो देखिए छ क्या होता है? ये क और सा से मिलके बना होता है, तो का के बाद क्या आता है? छ। तो का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देगा?
ये छ वाला। 170 नंबर देखते हैं। कह रहा है प्रत्येक शब्द की वर्तनी में सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? उसी को अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो ये होता है वर्ण विच्छेद। फिर से ध्यान से देखिए, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में हम लोग अलग अलग कर दे, यानी वर्णों को हम लोग अलग अलग कर दे, यानी वर्ण का विच्छेद कर दे, तो वर्ण विच्छेद। हिंदी वर्णमाला में छ से ड के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा? तो आप लोग देख लीजिए, ज छ, ठीक, ज झ, ज झ इया, ट ठ ड, ये ड हो गया, ये छ हो गया। अभी एक इधर से काट दीजिए, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, यही वाला होगा। तो छ, च छ, ज झ, उसके बाद क्या आ गया? इया, तो इया वाला हो जाएगा इसका सही उत्तर। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो हमने बताया है अभी आपको कि हम लोग ला को क्या बोलते हैं? पार्श्विक बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ला। और रा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकंपित बोलते हैं। रा को प्रकंपित बोलते हैं और लुंठित बोलते हैं। और रा को क्या बोलते हैं? पार्श्विक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 173। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो यह है संपृक्य ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 174। र और म का रूप क्या है? देखिए, आधा र और म हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं। म, ये र जो है माँ के पहले आ रहा है। तो देखिए, जैसे कर में लिखते हैं हम लोग, तो क फिर र, कर्म, तो हम लोग कर्म कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो रा अगर पहले आया है तो ये उड़नतुआ रा बन जाता है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? ये माँ, ये वाला सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्र में पूर्ण वर्ण है, ध्यान दीजिए, प्र में। तो देखिए, प्र, प्र का मतलब क्या? प, आधा प और क्या? र। तो प्र में पूर्ण वर्ण क्या है? र। क्वेश्चन नंबर 176 चलते हैं। कह रहा है कि वह क्या है? या र ल व अंतस्थ है। ड ढ क्या है? इनको हम लोग उच्छिष्ट बोलते हैं, या उच्छिष्ट कहिए या विकसित वर्ण कहिए, दोनों सेम है। तो या तो उच्छिष्ट कर दीजिए या विकसित कर दीजिए। चा छा जा झ क्या है? स्पर्श संघर्षी है, ये सही हो गया। पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? कितने व्यंजन वर्ण हैं हमको ये बताना है पक्षी में। तो देखिए, प हो गया और धन छा हो गया। ठीक, हमें व्यंजन वर्ण बताने हैं, स्वर वर्ण नहीं बताने हैं। तो देखिए, प हो गया, प को हम लोग कैसे लिखते हैं? आधा प प्लस अ, ये हो गया प। छ को हम लोग क्या लिखते हैं? आधा क और छ। अब इसको भी तोड़ेंगे अगर, तो इसमें भी हलंत लगा के अ लिखा जा सकता है। तो वर्ण हमें बताने हैं, तो एक वर्ण ये हो गया, एक वर्ण ये हो गया और एक ये हो गया। हमें व्यंजन बताना है, स्वर नहीं बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? एक दो तीन, तो तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों तो स्वर है। अगर कुल पूछा होता तब 5 होते, व्यंजन पूछा है तो 3 ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 180। वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, हम लोग जानते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किसके बाद? का के बाद आता है। कौन सा र व्यंजन नहीं है? तो देखिए, अच्छा, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? हमें ये बताना है किसमें र शामिल नहीं है। तो देखिए, मात्र, त्र, त्र में देखिए त और र आ रहा है, इसमें शामिल है। मूर्धा में ये उड़नतुआ रा लगा है, इसमें भी शामिल है। क्रम, देखिए क्रम, इसमें भी शामिल है। अब देखिए, मातृभूमि इसमें शामिल नहीं है, तो ये टी वाला हो जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 183। करण निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है? कौन सा व्यंजन नहीं है? इसको देखिए, ओ वाला, ये क्या है? स्वर है।
निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? प फ ब, ये ता नहीं, ता था दा दा, ये किस में आते हैं? दंत में आते हैं। ता था दा धा। 185 नंबर देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं? दिल्ली। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? वही व्यंजन दोनों साथ में आ जाएं। और संयुक्त व्यंजन क्या? अलग अलग आ जाएं। जैसे क्या? छा, इसमें जो व्यंजन आएंगे अलग अलग आएंगे। और दोनों अगर व्यंजन सेम हो तो उसको हम लोग द्वित्व व्यंजन कहते हैं। 186 नंबर देखते हैं। करेक्ट, कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? तो ये ख सही है, घ सही है, ये वाला अमानक है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11। कौन सा स्वर नहीं है? ये ज वाला स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? तो घ, ये टा वर्ग का नहीं है। टा वर्ग का क्या है? टाठा डाढ़ा, ये सब टा वर्ग है। देखिए, सजाती स्वर, सजाती ध्वनि स्वर कौन से हैं हमको ये बताना है। तो अच्छा, कौन नहीं है ये बताना है। ये भी सजाती है, ये भी सजाती, ये भी, ये सजाती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आ से और ई से मिलके बना है। बाकी ये सभी छोटा आ प्लस छोटा आ, छोटा ओ प्लस छोटा ओ, छोटी ई प्लस छोटी ई, ये सजाती से मिले हैं, ये भी जाति। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है? हमें बताना है कौन सा, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है ये बताना। केवल है, यही स्वर है और क्या। 192 नंबर पे देखते हैं। करा निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? यह वाला। ओ का उच्चारण स्थल क्या है? कंठ और ओष्ठ, बता चुके हैं पहले ही। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? च छ, ये तालु है और क्या। च छ ज झ। क ग ज फ, इनमें नुक्ता लगा हुआ है। ये जो बिंदी लगी है उसको नुक्ता बोलते हैं। तो ये ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये ध्वनियाँ अरबी फारसी से आई हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 196, कह रहे तालव्य व्यंजन कौन सा है? चा छा जा छा, ये तालव्य है। तो बी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, कौन वर्ण घोष नहीं है? घोष, हमें बताना है कौन सा घोष नहीं है। तो ता, ये क्या है? अघोष है। बाकी घोष में क्या आता है? 3 4 5, ठीक। और क्या? या र ल व, और जितने भी स्वर होते हैं। करेक्ट, किस शब्द में री स्वर नहीं है? हमें बताना है। देखिए, इसमें भी कृपा, दृष्टि, कृष्ण, आज, इसमें देखिए री नहीं है। 199, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, ये गलत हो जाएगा। स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, ये भी गलत हो जाएगा। व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ, ये भी गलत। तो स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियों को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुस्वार। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं? 35। क्वेश्चन नंबर 202, 202 करा हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन स स स और ह। हिंदी के जिन वर्णों के उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, केवल श्वास का, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अघोष। मतलब केवल श्वास और उसमें गूंज ना हो, जिसमें श्वास और गूंज दोनों हो उसको सघोष। 11 लाभों को क्या कहते हैं? अंतस्थ बोलते हैं भैया, और क्या बोलते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? यानी कि जो पीछे से बोला जाए। आ, आ ही इसमें एक स्वर ही दिया है, बाकी सब तो व्यंजन दिए गए हैं। तो यही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। कह रहा है प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो पार्श्विक ध्वनि है ये ल। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ नहीं है? तो या, र, ल, व, इसमें ह आ रहा है तो ह अंतस्थ नहीं है। अर्धस्वर या और व को बोलते हैं, ये सही हो जाएगा। 209, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? यानी कि नासिक के जो नाक से भी बोलना पड़े, इया।
जितने भी पांचवें अक्षर हैं ये सभी नासिक में आ जाते हैं। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ऐ हमें बताना है। तो ये कंठ तालव्य, क्योंकि ये अ और ई से मिलकर बने हुए हैं और ई तालव्य से और अ कंठ से बोला जाता है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण हमें बताना है कौन सा है? तो ब ह ज और ये स। तो स अघोष होगा, क्योंकि इसमें क्या इसमें क्या आता है? एक दो सा तीनों सा जितने भी हैं ये सभी आ जाते हैं। घा क्वेश्चन नंबर 112 212 सॉरी। घा का उच्चारण स्थान कंठ है। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? ये आ ओष्ठ नहीं है, आ कंठ है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। तो देखिए क अल्प प्राण में क्या आता है? 3 4 5। तो क ख इसमें का आ गया, ये पहला, ये गलत हो गया। इसको देखिए च, ये पहला आ गया। ठीक। प्रश्न बोल रहा है अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। अच्छा, अल्प प्राण में हमारा क्या आता है? 1 3 5। यही ना, छोटे हो जाते 13 5 ना करो तो 1 3 5। तो ये एक आ गया, लेकिन ख दो आ गया, तो इसलिए ये गलत। ये चा एक आ गया, चा छ जा तीन आ गया, ये 5 आ गया, ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। 115 नंबर देखते हैं। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? महाप्राण, तो महाप्राण क्या होता है? 2 और 4। तो ये पहला है, ये कट गया। और उसके बाद वह भी, ये भी नहीं आएगा। और था, देखिए ता था दूसरे में आ रहा है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 216। करा निम्नलिखित में से किसी हिंदी की मानक वर्णमाला स्थान नहीं दिया गया? स्थान ही नहीं दिया गया इसको। देखिए क्री दिया गया है, ये डा दिया गया है, और ये री दिया गया है। श्री को नहीं दिया गया है। इसका कहीं भी वर्णमाला में स्थान नहीं है। 217 देखते हैं। सा सा साहा कौन से व्यंजन है? तो देखिए सा 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 ये क्या है? ऊष्म है, ऊष्म के साथ संघर्षी है, बता चुके हैं। छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो ये संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण 4 होते हैं, बता चुके हैं इसके पहले ही क्वेश्चन में। 219 नंबर। कौन वर्ण घोष नहीं है? यानी जिसको बोलते समय गूंज ना उत्पन्न हो। तो घोष, कौन सा घोष नहीं है? यानी हमको अघोष बताना है। अघोष क्या होते हैं? अघोष एक होता है और दो वाला होता है। तो इसमें देख लीजिए एक और दो वाला कौन सा है? ता। देखिए ता था, ये पहले ही वाला है, यही वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। किस शब्द में री स्वर नहीं? कृपा में है, दृष्टि में है, कृष्ण में है, आज में नहीं है। ये प्रश्न आ चुका है पहले। क्वेश्चन नंबर 221 देखिए। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञा क्या संयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? तो देखिए मूल स्वर हमें बताना है। तो अ मूल स्वर है, ई मूल स्वर है, री मूल स्वर है। 4 मूल स्वर होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। अय नहीं है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 223 बोल रहा है कि यदि नीचे का ओठ पूरी तरह काट दिया जाए, नीचे का ओठ पूरी तरह काट दिया जाए, तो ध्वनि का उच्चारण में कठिनाई होगी। यानी जिसको हम लोग ओठ से बोलते हैं उसी में कठिनाई आएगी, और क्या। तो ओठ से हम किसको बोलते हैं? पा फा बा भा मा को। तो ये बा इसमें दिया है, इसी को बोलने में कठिनाई होगी। स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है। स्वर रहित यानी कि रा का नहीं, ये ऐसे हल वाले रा का प्रयोग किसमें हुआ है? हमें ये बताना है। ट्रक में, पुनर्निर्माण में, देखिए इसमें देखिए उड़ंतु आ रहा है, तो इसी में इसका प्रयोग हुआ है। 225 और ये इस वीडियो का यानी इस अभ्यास का आखिरी क्वेश्चन है। किस शब्द में, प्रश्न बोल रहा है कि किस शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर ये क्या है? अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है? किसके स्थान पे? सम्मान, अत्यंत,
अन्याय, और ये कौन सा ऑप्शन है, अछूड़े। तो इसमें अत्यंत, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पूरा प्रेस कर दीजिए, और इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आदित्य पब्लिकेशन के जितने भी चैप्टर हैं हम लोग सभी को सॉल्व करवाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विराम चिन्ह को लेकर के, क्योंकि वर्णमाला है उसके बाद क्या है, विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह के साथ हाजिर होंगे।